आज हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर ब्रिक्स और G20 को डिस्कस करने वाले हैं। आपने अक्सर ब्रिक्स और G20 का नाम जो है वो न्यूज में सुना होगा और कुछ दिन पहले जो है G20 की हिंदुस्तान के अंदर जो है मीटिंग्स हो रही थी। G20 की हिंदुस्तान को चेयरमैनशिप या फिर प्रेसिडेंटशिप मिली हुई थी, तो हमने देखा कि किस तरह से न्यूज के अंदर G20 चल रहा था, ब्रिक्स चल रहा था। तो ये जो ब्रिक्स और G20 है ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, और इसलिए हम इन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ, ब्रिक्स के अंदर जो है वो 5 देश आते हैं। सबसे पहले ब्राजील आता है, फिर रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है। तो क्या है, ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, मतलब सारे देशों का एक ग्रुप है। 5 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो 5 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसका ग्रुप है ब्रिक्स, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। पहले ब्रिक्स जो है ब्रिक ही हुआ करता था, मतलब एस नहीं होता था ब्रिक्स में, सिर्फ इसको ब्रिक कहा जाता था। उसके बाद क्या होता है, 2006 में साउथ अफ्रीका भी जो है वो ब्रिक को ज्वाइन कर लेता है और ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बन जाता है। तो पहले ब्रिक्स के अंदर जो है वो 4 ही देश हुआ करते थे। 2006 में ये 5 देश हो गए, तो ब्रिक जो है वो ब्रिक्स हो गया। उसके बाद जब मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करता हूं, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है, चाइना के अंदर। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स की बात करेंगे कि ब्रिक्स क्या करता है, इसके काम क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये करना क्या चाहता है, इसके गोल्स क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इंप्रूव ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन प्लस रिफॉर्म इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले तो पूरे दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको इंप्रूव करने की बात करता है, उसको इंप्रूव करने का काम करता है कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकली देशों को बेहतर बनाना है, उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करना है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है वो बेटर करना है और सभी देशों को जो है इकोनॉमिकली डेवलप करना है। मतलब कि कोई देश जो है वो गरीब ना रह जाए, वहाँ पे जो है वो ग्रोथ हो, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो, उस चीज़ की यहाँ पे बात होती है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स की बात की जाती है। जो भी हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो, उसके अंदर रिफॉर्म करने की बात करता है। मतलब कि उन इंस्टीट्यूशंस को 2-4 देश ही कंट्रोल ना कर लें, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो ह्यूमेन कर दिए जाएं, पूरी दुनिया के लिए वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ना रहें, पूरी दुनिया का उससे फायदा हो। उसके बाद इसके अंदर आता है इस्टेब्लिश इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। मतलब कि आपको समझना होगा कि यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है। क्या होता है, कहा जाता है कि आज के दिन जो है ना, पूरी दुनिया को एक ही देश कंट्रोल करता है, वो है अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर है, सभी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो इसमें ये कहा गया है कि यार एक ही देश सबसे महान ना हो, यहाँ पे अलग अलग देशों को इक्वली देखा जाए, सारे देश जो है वो डेवलप हों, सारे देश जो है वो आगे बढ़े, तो एक ही देश यहाँ पे आगे ना बढ़े। तो मल्टीपोलर का मतलब हो गया अलग अलग देश जो है वो दुनिया के जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड को एस्टैब्लिश करने की बात की जाती है यहाँ पे कि सारे देश आगे बढ़े, सिर्फ एक ही देश आगे ना बढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो मतलब ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे जो है इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, जो है रिसोर्सेज भी खत्म ना हो। मतलब कि हमें इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है डेवलपमेंट करनी है, बाकी चीज़ों को देखते हुए करनी है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ये जो 2-4 देश या फिर 2-4 इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करके रखते हैं सारे के सारे इकोनॉमिक सिस्टम को, उसको डिसेंट्रलाइज करना है, पावर्स जो है वो शिफ्ट करनी है देशों तक, या फिर बड़े बड़े देशों को या इंस्टीट्यूशंस को ही पावरफुल नहीं बनाना है। उसके बाद इसके अंदर आता है reforms in global governance system to make it more inclusive, representative and नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। जो ग्लोबल गवर्नेंस है, हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो गवर्नेंस है उसको इंक्लूसिव बनाना है, रिप्रेजेंटेटिव बनाना है और नॉन डिस्क्रिमिनेटिव बनाना है। मतलब कि सारे देश इसमें हिस्सा ले सकें, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सारे देश जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, सारे देश वहाँ पे इक्वली जो है वो अपने फैसले ले सकें। उसके बाद उनको भी ज़्यादा वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए, ये ना हो कि अमीर देश ही उसको डोमिनेट करते रहें। उसके बाद इसके अंदर आता है रिस्पॉन्ड ग्लोबल चैलेंजेस। जो भी हमारी दुनिया के सामने चैलेंजेस है, चाहे टेररिज्म का चैलेंज है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का चैलेंज है, चाहे साइबर क्राइम्स का चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, पूरी दुनिया में आज आतंकवाद फैल रहा है, वो एक देश का चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया का चैलेंज है। मनी लॉन्ड्रिंग, क्या बोलते हैं, पैसे की हेराफेरी हो रही है, साइबर क्राइम्स, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में या साइबर के फील्ड में जो है डेटा चोरी हो जाता है, हैकिंग हो जाती है, क्लाइमेट चेंज, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जा रहा है। तो ये जो सारे दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके ऊपर काम करने की बात ये करता है, उसको रिस्पॉन्ड करने की बात करता है। टू बिल्ड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। पूरी दुनिया के जो नेशंस हैं, जो इसके अंदर नेशंस आते हैं, कंट्रीज आती हैं, उनके अंदर एक कोऑपरेशन बिल्ड किया जाए, एक सहयोग बिल्ड किया जाए। पॉलिटिकल, कल्चरल और कमर्शियल जो है कोऑपरेशन बिल्ड किया जाए। पॉलिटिकल
फील्ड में, कल्चरल फील्ड में और कमर्शियल फील्ड में अलग अलग देशों के अंदर जो है कॉपरेशन बिल्ड किया जाए, कोहेरेंस बिल्ड किया जाए, इस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। तो ये सब आता है ब्रिक्स के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे G20 की। G20 जैसा कि आपने सुना होगा, अभी फिलहाल हिंदुस्तान ने जो है G20 को चेयर किया। हिंदुस्तान के पास जो है वो G20 की चेयरमैनशिप थी। तो हम जब G20 की बात करते हैं, ये काफ़ी एक फेमस और पॉपुलर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, मतलब कि 20 देश इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसको 1999 में क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और साथ ही साथ इसके अंदर 20 कंट्रीज में 19 तो देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है, मतलब पूरे यूरोप का एक यूनियन आता है। उसके बाद डाइवर्स ज्योग्राफिकल लोकेशंस बट कोऑपरेटिंग कोऑर्डिनेटिंग। G20 के अंदर जो देश हैं वो दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, अलग अलग कोने से जो है इसके अंदर देश इन्वॉल्व हैं। तो ये जो डाइवर्स ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, मतलब कोई अमेरिका से है तो कोई साउथ से है, कोई जो है एशिया से है तो कोई जो है वो लैटिन अमेरिका से है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये देश आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को जो है अकोमोडेट कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है नो परमानेंट सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ इट्स ओन। इसके पास कोई अपना परमानेंट स्टाफ नहीं है, इसके पास अपना कोई परमानेंट फंक्शनल बॉडी नहीं है, सेक्रेटरी स्टाफ नहीं है। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो हर साल जो है रोटेट होती है, मतलब कि इसका कोई पर्टिकुलर देश नहीं है जो इसका मेन प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। हर साल इसकी प्रेसिडेंसी जो है, चेयरमैनशिप है जो है वो 20 कंट्रीज के बीच घूमती रहती है। इस बार हिंदुस्तान के पास थी, अगली बार किसी और के पास होगी, अगली बार किसी और के पास होगी, दोबारा वापस से 20 सालों में हिंदुस्तान के पास आएगी। उसके बाद इसके अंदर आता है सिंस 2008 G20 रेगुलरली मीटिंग एवरी ईयर। 2008 के बाद 2008 से लेके अब तक G20 हर साल मीटिंग करता है, अपनी रेगुलरली मीट करता है। G20 समिट्स इन्वॉल्व, जो G20 की समिट्स होती है उसके अंदर कौन कौन होता है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर G20 की समिट हुई, मतलब ये जो मीटिंग्स होती है G20 की, उसके अंदर कौन कौन होता है। तो उसके अंदर हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट होता है, या तो प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा किसी देश का, या फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर होगा, या फिर और जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी होंगे, मतलब कि जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर होगा, इसके अंदर प्रेसिडेंट होगा, जिस देश में प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस देश में प्रेसिडेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि G20 के अंदर ये सब आता है। उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्टिव्स और एम्स की बात करता हूँ G20 के, मतलब कि G20 के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है, G20 करना क्या चाहता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो, वहाँ पे ये रिफॉर्म्स करने चाहते हैं। मतलब कि वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो अमीर देशों के हाथ में ही ना रह जाएं, पूरे के पूरे जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उनको भी वहाँ पे जो है उनकी भी वेलफेयर की जाए, उनके लिए भी वहाँ पे मदद की जाए, एक ह्यूमन कंडीशंस लाई जाए इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। वही हो गया कि जो हमारे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक है, इसके अंदर भी रिफॉर्म लाए जाएं और 2-4 देशों का कंट्रोल ही ना हो इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, बल्कि सारे देश जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें और सभी देशों का यहाँ पे वेलफेयर हो। उसके बाद इसके अंदर आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब कि सारी दुनिया की ग्रोथ हो, पूरी की पूरी दुनिया की एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ये ना हो कि अमेरिका और चाइना आगे बढ़ रहे हैं, बाकी पीछे जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग गरीब चाहे अमीर सारे देशों की जो है ग्रोथ होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है टू टैकल इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, ये सब इश्यूज को टैकल करना भी इसका एक मोटिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जिससे कोई क्लाइमेट को हार्म ना हो। तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको भी टैकल करने की यहाँ पे बात की जाती है। टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू शेप द डिबेट ओवर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर। फ्यूचर का ग्लोबल गवर्नेंस क्या होगा, फ्यूचर का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, उसके ऊपर भी बातचीत की जाती है कि आने वाले समय में किस तरह से दुनिया के देश चलेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस होगा। उसके बाद इसके अंदर आता है 2015 मोर एजेंडास इंक्लूडेड। 2015 का जो G20 समिट हुआ वहां पे कुछ और एजेंडास को इंक्लूड कर दिया गया इसके अंदर, जिसके अंदर कहा गया कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज करना है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, माइग्रेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा,
हेल्थ फैसिलिटीज को कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, वुमेन्स इंपावरमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो 2015 के अंदर और कुछ चीजें इसके अंदर ऐड ऑन की गई कि ये सब चीजें भी अब G20 का पार्ट होगा। डिजिटलाइजेशन को किस तरह से बढ़ाना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, रोजगारी को कैसे बढ़ाना है, माइग्रेशन को कैसे देखना है, वुमेन इंपावरमेंट को कैसे बढ़ाना है, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था 2015 के अंदर। उसके बाद जब मैं G20 समिट 2023 की बात करता हूं तो ये 9 से 10 सितंबर 2023 में हुई और ये दिल्ली में हुई, मतलब कि हमारे देश में हिंदुस्तान में हुई। और ये 18वीं समिट थी, मतलब कि 80th समिट थी। 18वीं बार जो G20 था वो मिल रहे थे आपस में, उनकी मीटिंग हो रही थी। तो ये कहां पे हुई, इस बार चेयरमैनशिप किसके पास थी, हिंदुस्तान के पास थी। 9-10 सितंबर 2023 को हुई, दिल्ली में हुई। इसका मोटो था वासुदेवा कुटुंबकम। वासुदेवा कुटुंबकम हो गया, वन अर्थ, एक ही जमीन है, वन फैमिली, एक ही परिवार है, और वन फ्यूचर, सभी का एक ही भविष्य है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो अपनी G20 समिट हुई, इसका इन्होंने मोटो रखा वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक फैमिली है, और पूरी दुनिया को कैसे आगे बढ़ना है, क्या फ्यूचर है, वो सब पूरी दुनिया का भी एक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि G20 समिट जो है इस बार भारत को मिली थी। भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने आप को जो है ग्लोबल वर्ल्ड के सामने जो है पेश कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि G20 क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही एम्स क्या है, ये किस लिए बने हैं, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ हमारा ये ग्लोबलाइजेशन का पूरा बुक भी खत्म हो जाता है। 4th सेमेस्टर की ग्लोबलाइजेशन को हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन समझ आ गया होगा। तो आप सबका धन्यवाद इस जर्नी के अंदर जुड़ने के लिए। फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी और सब्जेक्ट में, तब तक आप सबको धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद।